हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए अधिकारी महोदय, ऑप्शन बी है संस्थापक महोदय, ऑप्शन सी है थाना अध्यक्ष महोदय और ऑप्शन डी है बस स्टैंड अधिकारी। तो बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हम कहाँ करेंगे, यानी हम किसको आवेदन पत्र लिखेंगे, तो हम लिखेंगे थाना अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। ठीक है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए है मात्रा, ऑप्शन बी है अनुस्वर, ऑप्शन सी है ह्रस्व और ऑप्शन डी है प्लुत। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम अ आ क ख ग घ अंग आदि का उच्चारण किससे होता है। ठीक है, हमको बताना है कि इसका उच्चारण किससे होता है। तो ऑप्शन ए है कंठ, ऑप्शन बी है मूर्धा से, ऑप्शन सी है तालव्य से और ऑप्शन डी है ओष्ठ से। तो किससे होगा उच्चारण, तो ये होगा कंठ से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए है वर्णमाला, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है अक्षर और ऑप्शन डी है क्रिया। तो वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। ठीक है, स्वर संधि को हमको बताना है किसमें स्वर संधि किसमें है। तो ऑप्शन ए तदनुसार, ऑप्शन बी है महोजस्वी, ऑप्शन सी है जगन्नाथ और ऑप्शन डी है दुष्कर्म। तो स्वर संधि किसमें होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है एकलव्य धनुवाण में दक्ष था, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है। ठीक है, आपको बताना है कि धनुवाण में कौन सा समास होगा। तो ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन सी है व्ययभाव समास और ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। सही होगा इसमें, तो इसमें होगा हमारा में कौन सा होगा, तो इसमें होगा हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, क्या होगा धनुवाण का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा धनु डैश वाण, तो क्या हो गया ये द्वंद्व समास हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। राकेश का अपहरण हो गया, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। ठीक है, हमको बताना है कि यहाँ पे अपहरण व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी है संज्ञा, ऑप्शन सी है उपसर्ग और ऑप्शन डी है अव्यय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो अपहरण क्या है इसमें, अपहरण है इसमें उपसर्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं। आगे है ओह वह गिर पड़ा, रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। ठीक है, हमको बताना है कि ओह में कौन सा अव्यय है। तो ऑप्शन ए आश्चर्य बोधक अव्यय, ऑप्शन बी है शोक सूचक अव्यय, ऑप्शन सी है घृणा बोधक अव्यय और ऑप्शन डी है हर्ष बोधक अव्यय। तो ओह वह गिर पड़ा, इसमें कौन सा अव्यय होगा, तो ये होगा शोक सूचक अव्यय। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। ठीक है, तत्सम शब्द बताना है कि क्या है। तो ऑप्शन ए है अंश, ऑप्शन बी है अंश, ऑप्शन सी है अस और ऑप्शन डी है अस। तो इसमें तत्सम कौन है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अंश क्या है, ये तत्सम शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द कौन सा है वो बताना है। तो ऑप्शन ए है कटाह, ऑप्शन बी है अवर, ऑप्शन सी है रिक्त और ऑप्शन डी है कड़वा। तो इसमें तद्भव कौन सा होगा, तो इसमें तद्भव होगा कड़वा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित शब्द में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। ठीक है, हमको बताना है कि अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है
क्षीर, ऑप्शन बी है चंदर, ऑप्शन सी है घी और ऑप्शन डी है त्वरित। तो इसमें अर्ध तत्सम कौन सा होगा? तो इसमें होगा चंदर, अर्ध तत्सम है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित शब्द में से विदेशी शब्द को पहचानिए। ठीक है, विदेशी शब्द बताना है कि कौन इसमें विदेशी शब्द होगा। तो ऑप्शन ए है निद्रा, ऑप्शन बी है अचरज, ऑप्शन सी है अलमारी और ऑप्शन डी है चौतरा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन इसमें विदेशी शब्द है? तो ये है अलमारी, क्या है? विदेशी शब्द है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा शब्द को पहचानिए। ठीक है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा शब्द को पहचानना है। तो ऑप्शन ए है जयपुरी, ऑप्शन बी है नाविक, ऑप्शन सी है खिन्न और ऑप्शन डी है पुष्प। तो इसमें इन विशेषणों में से संज्ञा शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी पुष्प। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, हमको बताना है कि इसमें सर्वनाम कौन सा है। स्वयं है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित शब्द में से विशेषण को पहचानिए। ठीक है, विशेषण बताना है कि इसमें से विशेषण कौन है। तो ऑप्शन ए है जाना, ऑप्शन बी है देवता, ऑप्शन सी है सुंदर और ऑप्शन डी है कौन। तो इसमें विशेषण कौन होगा? तो ये होगा सुंदर, क्या है? विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है मयंक उधर पढ़ता है, मयंक उधर क्या है? ये पढ़ता नहीं है, पढ़ता है। मयंक उधर पढ़ता है, रेखांकित शब्द क्या है? ठीक है, उधर क्या है यहाँ पे हमको बताना है कि ये क्या है। तो ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है संज्ञा, ऑप्शन सी है सर्वनाम और ऑप्शन डी है क्रिया। तो उधर क्या है? उधर क्या है? ये क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे वह लिखता है किंतु बात भी करता है, वह लिखता है किंतु बात भी करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। ठीक है, आपको बताना है कि ये किंतु क्या है। तो ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी है संज्ञा और ऑप्शन डी है क्रिया। तो किंतु क्या है इसमें? तो किंतु होगा अव्यय, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है वह आता ही होगा, रेखांकित शब्द की पहचान कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि ही क्या है। तो ऑप्शन ए उपसर्ग, ऑप्शन बी है प्रत्यय, ऑप्शन सी है सर्वनाम और ऑप्शन डी है निपात। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ही क्या है? तो ही निपात है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है अमृत की वर्षा हो रही है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन यहाँ पे अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए है सुधा, ऑप्शन बी है अमी, ऑप्शन सी है अर्थ और ऑप्शन डी है सोम। तो अमृत का पर्यायवाची कौन नहीं है इसमें? तो अर्थ क्या है? ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे साधु सज्जन होता है, साधु सज्जन होता है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। ठीक है, साधु का हमको विलोम बताना है। तो ऑप्शन ए है असाधु, ऑप्शन बी है असभ्य, ऑप्शन सी है स्वाद वाला और ऑप्शन डी है संधव। तो साधु का विलोम क्या होगा? तो साधु का विलोम होगा असाधु, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए केस पाल, ऑप्शन बी है केला कदली, ऑप्शन सी है द्रव्य विघ्न और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा युग्म शब्द की जोड़ी सही है? तो कौन ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा उपयुक्त सभी, क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन सही है, शब्द युग्म तीनों सही है। अगला है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए अच्युत, ऑप्शन बी अटूट, ऑप्शन सी अटल और ऑप्शन डी है अदेय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा अच्युत, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। झील के निकट मंदिर है, रेखांकित शब्द क्या है? झील के निकट मंदिर है,
ठीक है। तो इसमें जो ये रेखांकित है इसमें क्या है वो बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, के निकट में क्या है, तो ऑप्शन ए है स्थानवाचक, ऑप्शन बी है कालवाचक, ऑप्शन सी है करणवाचक और ऑप्शन डी है दिशावाचक। तो के निकट में क्या है, तो ये होगा हमारा स्थानवाचक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, रेखांकित शब्द का क्या तात्पर्य होगा। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, रेखांकित शब्द का तात्पर्य क्या होगा, यानी यहाँ पे जो से के नीचे रेखांकित है इसमें इससे क्या तात्पर्य है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है विशेषण, ऑप्शन बी है परसर्ग, ऑप्शन सी है क्रिया और ऑप्शन डी है संज्ञा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, परसर्ग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ी सही नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा वचन का जोड़ी सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है सोना सोना, ऑप्शन बी है धेनु धेनुए, ऑप्शन सी है छात्र छात्रगण और ऑप्शन डी है आटा आटे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा वचन की जो जोड़ी है वो सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, आटा आटे। ये क्या है, ये वचन का शब्द की जोड़ी सही नहीं है। अगला देखते हैं हम। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे कहलाते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है कर्मवाच्य, ऑप्शन बी है कृतवाच्य, ऑप्शन सी है भाववाच्य और ऑप्शन डी है सरलवाच्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो जो कर्ता के अनुसार होते हैं, कर्ता के अनुसार होते हैं उसमें क्या होता है, कृतवाच्य होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है। ठीक है, हमको बताना है कि किस में भविष्यत काल है। तो ऑप्शन ए है मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ऑप्शन बी है मैंने एक पेड़ काट लिया, ऑप्शन सी है मैं पुस्तक पढ़ने वाला था और ऑप्शन डी है मैं आपका आभारी हूँ। तो किस में भविष्यत काल है वो हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो क्या है कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, इसमें क्या है भविष्यत काल है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है हिंदी में मैं का बहुवचन है। ठीक है, हिंदी में मैं का हमको बहुवचन बताना है कि मैं का बहुवचन क्या होगा। तो ऑप्शन ए है हम, ऑप्शन बी है हम दोनों, ऑप्शन सी है हम सब और ऑप्शन डी है हम लोग। तो मैं का बहुवचन क्या होगा, तो मैं का बहुवचन होगा हम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि संरचना के आधार पर किए गए वाक्य का वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ए है सरल वाक्य, ऑप्शन बी है मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी है आज्ञार्थक वाक्य और ऑप्शन डी है संयुक्त वाक्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें क्या है कि आज्ञार्थक वाक्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। संरचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण कितने 3 प्रकार से हुआ है। तो पहला है सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो सेवा करता है वह मेवा पाता है, शैली के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। जो सेवा करता है वह मेवा पाता है, शैली के आधार पर वाक्य का प्रकार बताना है कि कैसा प्रकार है। तो ऑप्शन ए है शिथिल वाक्य, ऑप्शन बी है समीकृत वाक्य, ऑप्शन सी आवर्तक वाक्य और ऑप्शन डी है जटिल वाक्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा समीकृत वाक्य, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने यह काम कर लेना चाहिए, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, अशुद्ध अंश को पहचानिए। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें अशुद्ध कहाँ पे है। तो ऑप्शन ए है मैंने, ऑप्शन बी है यह, ऑप्शन सी है काम और ऑप्शन डी है कर लेना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो यहाँ पे अशुद्ध कहाँ पे है, तो ये है मैंने। ठीक है, मैंने क्या है, ये गलत है, यहाँ पे मैंने नहीं होगा, क्या होगा मुझे होगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे है आप कितने भाई हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के नीचे रेखांकित है, तो हमको बताना है कि ये क्या है। तो ऑप्शन ए है लाघव चिन्ह, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन सी है अल्प विराम और ऑप्शन डी है विस्मयादि बोधक। तो ये क्या है,
तो ये है प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो या अब इत्यादि लुप्त हो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जिस वाक्य में यह, वह, जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो या अब इत्यादि लुप्त हो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है अर्ध विराम चिन्ह, ऑप्शन बी है पूर्ण विराम चिन्ह, ऑप्शन सी है अल्प विराम चिन्ह और ऑप्शन डी है योजक चिन्ह। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अल्प विराम चिन्ह वहाँ लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ होगा। ठीक है, टेढ़ी खीर मुहावरे का हमको अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए कठिन कार्य होना, ऑप्शन बी आसान कार्य होना, ऑप्शन सी प्रयत्नशील होना और ऑप्शन डी असंभव कार्य होना। तो टेढ़ी खीर का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, कठिन कार्य होना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पेट भरे मन मोदक से कब, लोकोक्ति का सही अर्थ है। पेट भरे मन मोदक से कब, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए पुरुषार्थ से किसी काम में सफलता न मिलना, ऑप्शन बी है सच्चाई व ईमानदारी से किसी काम में सफलता मिलता, ऑप्शन सी है केवल भगवान के नाम लेने से किसी काम में सफलता न मिलना और ऑप्शन डी है केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना। क्या है? पेट भरे मन मोदक से कब, इसमें इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा केवल सोचते रहने से ही किसी काम में सफलता न मिलना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे सवाल जवाब, बहस, उज्जत या दिए गए उत्तर प्रत्युत्तर के लिए एक शब्द है। सवाल जवाब, बहस, उज्जत या दिए गए उत्तर प्रत्युत्तर के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए उत्तरापेक्षी, ऑप्शन बी है उत्तरण, ऑप्शन सी है प्रत्युत्तर और ऑप्शन डी है उत्तरोत्तर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर प्रत्युत्तर के लिए एक शब्द होगा क्या? प्रत्युत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दिए गए विकल्प में से गे के समानार्थी शब्द कौन से हैं? ठीक है, गे का हमको समानार्थी शब्द बताना है कि कौन होगा। तो ऑप्शन ए है तम, तमस, तिमिर, ऑप्शन बी है सभा, परिषद, गोष्ठी, ऑप्शन सी है सदन, भवन, निकेतन और ऑप्शन डी है कंचन, हेम, स्वर्ण। तो गे का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो गे का समानार्थी होगा सदन, भवन, निकेतन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं। आगे इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन ए है खड़ी बोली, ऑप्शन बी है ब्रज भाषा, ऑप्शन सी है कन्नौजी और ऑप्शन डी है अवधी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आने वाली भाषा कौन सी है? तो ये है अवधी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है अंग्रेजी और ऑप्शन डी है उर्दू। तो हिंदी के अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो हिंदी के अधिकांश शब्द संस्कृत से आए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पद्मावत के रचयिता कौन है? ठीक है, पद्मावत के रचयिता कौन है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है रैदास और ऑप्शन डी है बोधा। तो पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं। आगे अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए, सही अनुवाद स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हमको इस अंग्रेजी का अनुवाद बताना है कि कौन सही होगा। तो क्या है कि हिंदी इज अ फोनेटिक लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑप्शन ए हिंदी एक लचर भाषा है, ऑप्शन बी है हिंदी एक ध्यानात्मक भाषा है, ऑप्शन सी है हिंदी हमारी मातृभाषा है और ऑप्शन डी है हिंदी एक राजभाषा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन क्या है? हिंदी एक
ध्वन्यात्मक भाषा है। आगे देखते हैं। आगे मुफ्त आंखों का इलाज, सही अनुवाद लिखिए। मुफ्त आंखों का इलाज, इसका हमको सही अनुवाद लिखना है। तो ऑप्शन ए है फ्री ट्रीटमेंट फॉर द आइज। ऑप्शन बी है ट्रीटमेंट फ्री फॉर आइज। ऑप्शन सी है फ्री आइज ट्रीटमेंट। ऑप्शन डी है फॉर द आइज ट्रीटमेंट फ्री। तो मुफ्त आंखों का इलाज का सही अनुवाद क्या होगा? तो ये होगा फ्री ट्रीटमेंट फॉर द आई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 43 से 46 तक नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये गद्यांश है, हम क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसको पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि साहसी मनुष्य किसके समान है? साहसी मनुष्य किसके समान है? तो ऑप्शन ए भैंस, ऑप्शन बी है भेड़, ऑप्शन सी है सिंह और ऑप्शन डी है जानवर। चलिए अब पढ़ते हैं इसको कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरे की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलती है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? साहसी मनुष्य किसके समान होता है? तो सिंह के समान। तो हमारा आंसर मिल गया किसके समान? तो ऑप्शन नंबर सी, सिंह के समान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता? ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता। तो यहाँ पे क्या है कि साहसी मनुष्य क्या है? सपने उधार नहीं लेता। ठीक है, सपने उधार नहीं लेता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? दुनिया की परवाह किए बिना, ठीक है, दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? तो ऑप्शन है दुनिया को, ऑप्शन बी है समाज को, ऑप्शन सी है मनुष्यता को और ऑप्शन डी है आम आदमी को। तो हमने अभी पढ़ा यहाँ पे कि क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक बार और पढ़ लेते हैं कि दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा, हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पे क्या है कि मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। ठीक है, तो किससे? तो ये हो गया मनुष्यता से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? तो ऑप्शन ए विवेकशील जीवन को, ऑप्शन बी है कमजोरी को, यहाँ पे को होगा कमजोरी को, ऑप्शन सी है स्वावलंबन पूर्ण, ऑप्शन डी है हिम्मत को। तो लेखक ने कैसे जीवन को महान, तो ये होगा हिम्मत की जीवन को क्या है? महान बताया है। चलिए आगे देखते हैं। सिंदूर की होली किस विधा की रचना है? सिंदूर की होली किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी है उपन्यास, ऑप्शन सी है नाटक और ऑप्शन डी है निबंध। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिंदूर की होली किस विधा की रचना है? तो सिंदूर की होली क्या है? ये नाटक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त और ऑप्शन डी है श्रीधर पाठक। तो वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए है धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी है नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है नागार्जुन। तो छायावादी रचनाकार कौन है इसमें?
तो ये है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है मित्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है। मित्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है। तो ऑप्शन ए 3 भाग, ऑप्शन बी है 4 भाग, ऑप्शन सी है 1 भाग और ऑप्शन डी है 2 भाग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मित्र बंधु विनोद 4 भाग में प्रकाशित हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।